हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कार्निवल रॉ का 5वां और 6वां एपिसोड। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं और आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो जाकर इसके पहले के पार्ट जरूर देख ले, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है रुनियान के नाटक दिखाने से। अब उसके शो को बहुत सारे लोग देख रहे थे। वो शो के बीच में ऐशलाइन का गाना भी चलाता है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, जिससे वो काफी पैसे भी कमा रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उसे शो का परमिट दिखाने कहता है। फिर हम फाइलों को देखते हैं, वो उसी विच के पास आया था। वहाँ उसे ह्यूमन बॉडी की एक फोटो दिखाई देती है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वो विच बताती है उस पर लिखा है लिवर में इंसानों के कई राज छुपे होते हैं जिन्हें सिर्फ उस जैसे ही लोग पढ़ सकते हैं जिन्हें ब्लैक मैजिक आता है। फिर वो विच उसे खुद का बनाया हुआ डार्क एशर दिखाती है। तब फाइलो को यकीन होता है मुर्दों के शरीर को जोड़कर उसे जिंदा किया जा सकता है। फाइलो कहता है उस दिन उसने जिसे देखा था उसमें सोचने समझने की ताकत थी, लेकिन वो विच बताती है डार्क एशर में सोचने की काबिलियत नहीं होती। वो वही सोचता है जो उसका मालिक सोच रहा है। यहाँ तक कि जो डार्क एशर देखता है वही उसका मालिक देखता है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए होते हैं। फाइलो पूछता है शहर में इसके बारे में उसके अलावा किसी और को कुछ मालूम है, लेकिन ये उसे पता नहीं था, क्योंकि जैसा फाइलो बता रहा है उस जैसा डार्क एशर बनाने में इस विच से भी ज्यादा हुनर चाहिए। मतलब डार्क एशर को जिसने बनाया है वो इस विच से भी ज्यादा काले जादू को जानता है। फाइलो इसे मारने कहता है। वो विच उसके 3 टुकड़े कर देती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। विच बताती है जब तक फाइलो जिंदा रहेगा ये भी जिंदा रहेगा। मतलब डार्क एशर को तब तक कुछ नहीं होगा जब तक उसका मालिक जिंदा है। फिर हम इमोजिन और एजरा को देखते हैं। एजरा ने उसे लोन के पेपर पर साइन करने बुलाया था, क्योंकि वो इस घर को गिरवी रखने वाला है। तब इमोजिन उसे बताती है उसके पास कोई है जो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। पहले तो एजरा को यकीन नहीं होता, लेकिन इमोजिन बोलती है उसने किसी को सच में ढूंढ लिया है जो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने तैयार है। एजरा काफी खुश होता है और पूछता है उसे प्रॉफिट में कितना शेयर चाहिए, लेकिन उसे प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो बस उनके सोशल सर्कल में मिलना चाहता है। इमोजिन उसे बताती है वो पड़ोस में रहने आए पक एग्रस की बात कर रही है, क्योंकि उसने एग्रस को चाय पर बुलाया था। यहाँ दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि एक पक के साथ दिखने या उसके साथ कोई भी संबंध रखने से उनके खानदान की बदनामी होगी। लेकिन इमोजिन को इस बात की कोई परवाह नहीं। उसने कुछ मेहमानों को आज घर बुलाया था जिनसे वो एग्रस को मिलवाने वाली है। एजरा इस बात से भी बहुत नाराज होता है, लेकिन इमोजिन बोलती है जब तक वो जिंदा है वो इस घर को गिरवी नहीं रखने देगी, और एजरा कुछ नहीं कर पाता। फिर हम चांसलर की फैमिली को देखते हैं। जोना ने अभी तक चांसलर को बताया नहीं था उसे किडनैप उसकी ही माँ ने करवाया था। यह पेटी जोना पर सख्ती दिखा रही थी, क्योंकि अगर उसने अपने पिता की बात मानी होती तो उसके साथ ये सब नहीं होता। यहाँ फिर पेटी उस प्रोफेसी का जिक्र करती है जिसके मुताबिक चांसलर महान काम करेंगे और उनका बेटा उनसे भी महान होगा। लेकिन जोना जैसे अय्याश और लापरवाह इंसान को देखकर ऐसा नहीं लगता। चांसलर अपने बेटे की तरफ नर्म थे, लेकिन पेटी ने अब जोना के बाहर घूमने पर भी सख्ती कर दी थी, और अब उसे पढ़ाने के लिए टीचर उनके घर आएंगे। अब जोना डबल पढ़ाई करेगा। जोना इस बात से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम रुनियान को देखते हैं। वो पुलिस वाला उसे स्टेशन लेकर आया था। दरअसल किसी भी क्रीच को अपने साथ रखने के लिए बर्ग शहर में कानून है जिसके लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता है, वरना उन्हें वापस भेज दिया जाता है जहाँ से वो आए हैं। ये बात रुनियान को पता नहीं थी, क्योंकि ये कानून 10 साल पहले बना है। लेकिन रुनियान कहता है अगर वो क्रीच नहीं हुए तो, अगर वो पेट्स हो तो तब तो वो यहाँ रह सकते हैं। पुलिस वाले को कोई भी ऐसा कानून नहीं पता था जिसमें कोबोल्ड को पेट नहीं रख सकते। वो रूल बुक देखने जाता है, तब तक रुनियान उसका वही इंतजार करता है। वही पुलिस स्टेशन में फाइलो केस के बारे में अपने सीनियर को बता रहा था। वो बताता है ऐशलाइन और उस मास्टर का कातिल एक ही है, क्योंकि दोनों के ही लीवर गायब थे। इसका मतलब उस फे औरत ऐशलाइन और उस मास्टर में कुछ तो संबंध था। यह डॉम्बे सीनियर को बता देता है फाइलो ने एक पक्ष से ऐशलाइन की ऑटोप्सी करवाई थी, लेकिन ये केस इतना सीरियस था कि उनका सीनियर फाइलो को कुछ नहीं कहता। उनके जाने के बाद फाइलो का साथी उससे पूछता है उसने सबको डार्क एशर वाली बात क्यों नहीं बताई, लेकिन फाइलो के मुताबिक उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उन्हें डार्क एशर को नहीं बल्कि उसके मालिक को ढूंढना होगा। फिर फाइलो उस अनाथ आश्रम में जाता है। वह दूसरा मास्टर उसे देखकर बहुत खुश होता है। अगर वो मास्टर जिंदा होते तो फाइलो को इस पोजीशन पर देखकर बहुत खुश होते, क्योंकि फाइलो भी इसी अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। फाइलो उन्हें ऐशलाइन की फोटो दिखाकर पूछता है क्या मास्टर इसे जानते थे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। फिर फाइलो जाकर वो जगह देखता है जहाँ वो रहा करता था। उस बेड को देखता है जहाँ वो सोया करता था। उसे याद आता है कैसे वो बचपन में उड़ने की कोशिश करता था। उसके साथ यहाँ डारियस भी रहा करता था।
फिर वहाँ बैठकर और अपने सामने की खिड़की को देखकर उसे बचपन की कोई बात याद आती है। फिर वो उस मास्टर के केबिन में जाता है जहाँ उनका कत्ल हुआ था। वो याद करता है इसी जगह उस मास्टर ने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो कभी किसी को नहीं बताएगा वो हाफ ब्लड है और कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। फिर फाइलो दूसरे मास्टर से मिलता है। दरअसल फाइलो को लग रहा था ये मास्टर उससे कुछ छुपा रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, बस कुछ छुपा रहे हैं। तब वो फाइलो को बताते हैं जब भी मास्टर की छुट्टी होती, बच्चों को सुलाने के बाद और अपने सभी काम खत्म करके वो तैयार होकर रात में कहीं चले जाते। वो कहते हैं उन्होंने मास्टर जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जिस्मानी भूख के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। वो रात में रो के ब्रोथल जाया करते। उन्होंने सुना था उन्हें कोई फे लड़की बहुत पसंद थी। फाइलो उनका शुक्रिया करता है क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से इस केस में बहुत मदद मिलेगी। दूसरी तरफ इमोजिन की नौकरानी विनियट से मिलती है क्योंकि अब उसे लॉटरी संभालने का काम दिया गया है। वो विनियट को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन ब्लैक रेवन से सतर्क रहने की हिदायत भी देती है। कुछ देर बाद ही इमोजिन के घर मेहमान आते हैं। वो एग्रस को नौकर समझते हैं, लेकिन इमोजिन बताती है वो नौकर नहीं बल्कि गेस्ट है। ये सुनकर दोनों बहुत हैरान थे। इमोजिन बताती है एग्रस ने उनके पड़ोस का घर खरीदा है, जिसे सुनकर वो और ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहाँ और गेस्ट आते हैं। वो भी एग्रस को नौकर समझते हैं, लेकिन पता चलने पर वो लड़की बहुत हैरान थी। लेकिन ये आदमी एग्रस से बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन असल में वो उसका मजाक बनाने की कोशिश करता है। लेकिन एग्रस उसे बाइज्जत ऐसा जवाब देता है कि सभी चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी इस बात की चुगली करने लगे थे। इमोजिन को लगता है उसने जितना सोचा था ये उससे भी मुश्किल काम है। वो उसे बहाना बनाकर यहाँ से जाने कहती है, लेकिन एग्रस नाराज होने लगता है क्योंकि उसे लगता है उसके जाने के बाद इमोजिन सबको बोलेगी ये एक प्रैंक था। एग्रस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एजरा आता है और वो भी बहुत अच्छे से एग्रस से मिलता है। ये देखकर एग्रस के साथ इमोजिन भी बहुत हैरान थी। उन तीनों को साथ में देखकर गेस्ट बातें बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जोना को देखते हैं। वो अपने टीचर के साथ संसद में आता है ताकि संसद का सेशन देख सके। फिर वहाँ लॉन्गरबेन की बेटी सोफिया आती है। जोना का टीचर बताता है लॉन्गरबेन के मरने के बाद उसकी आखिरी वारिस होने की वजह से लॉन्गरबेन की कुर्सी अब सोफिया संभालेगी, लेकिन उसे राजनीति के बारे में क्या मालूम। वो यहाँ कुछ बोलकर दोबारा दिखे भी ना। सोफिया स्पीच देती है जिसमें वो अपनी माँ का भी जिक्र करती है क्योंकि वो उनके ही जैसी दिखती है। पहले वो क्रिच लोगों के पक्ष में बात करती है जिससे चांसलर और उनके नेता खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी वो अपनी स्पीच मोड़कर क्रिच लोगों के खिलाफ बोलने लगती है, जैसा उसका बाप लॉन्गरबेन क्रिच लोगों के इस शहर में रहने के खिलाफ था। उसकी स्पीच इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अपोजिशन के सारे नेता उसे चेयर करने लगते हैं। चांसलर को समझ में आता है लॉन्गरबेन के मरने से भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सोफिया उनके लिए लॉन्गरबेन से भी बड़ी कॉम्पिटिटर बनने वाली है। उससे जोना भी बहुत इम्प्रेस होता है। फिर हम रॉ के उसी ब्रोथल में विनियट और टॉर्मलाइन को देखते हैं। विनियट वही रह रही थी और जब तक वो अपना घर न ढूंढ ले उसकी मालकिन को भी कोई तकलीफ नहीं। जब विनियट नीचे आती है उसे फाइलो दिखाई देता है, लेकिन फाइलो कहता है वो यहाँ केस के सिलसिले में आया है। फिर फाइलो वहाँ की मालकिन से मिलकर मास्टर के बारे में पूछता है। पहले तो वो प्राइवेसी की वजह से कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन फाइलो बताता है मास्टर का कत्ल हो चुका है। फाइलो को मास्टर की पसंद की लड़की से बात करनी थी। तब वो फाइलो को बताती है मास्टर हफ्ते में एक बार आते थे और 2 लड़कियां लेते थे। बिस्तर तो इस्तेमाल होता लेकिन लड़कियां नहीं। मास्टर चाहते थे कि लोग समझे उन्हें फे लड़कियों में दिलचस्पी है जो उन्हें थी ही नहीं। फाइलो को लगता है वो छुपकर किसी औरत या किसी की बीवी से मिलते थे, लेकिन वो बताती है वो किसी औरत से नहीं बल्कि आदमी से मिलते थे। इसका मतलब वो गे थे। वो बता देती है वो किस आदमी से मिलते थे। फाइलो तुरंत ही डॉक्टर मोरांज से मिलता है जिन्होंने मास्टर की ऑटोप्सी की थी। इसका मतलब मास्टर का डॉक्टर मोरांज के साथ ही अफेयर था। वो बताते हैं रॉ का वो ब्रोथल ही उनके लिए सबसे सेफ जगह थी। फाइलो कहता है मॉर्ग में वो दोनों मास्टर की लाश के पास खड़े थे, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बोलते हैं उसे क्या पता इस बात को छुपाने में उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। उन्हें शर्मिंदगी थी, पकड़े जाने का डर था। वो बोलते हैं उन्हें जिंदगी की बाकी चीजों की तुलना में एक ही रात मिलती थी जब वो बिना किसी डर के अपनी असलियत जी सकते थे। फाइलो ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा था क्योंकि उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही तो थी। फिर डॉक्टर मोरांज उसे बताते हैं मास्टर एशलाइन को जानते थे। 20 साल पहले वो दोनों काफी करीब थे, मतलब एक दोस्त के जैसे। मास्टर ने कई बार एशलाइन के शो देखे थे। फाइलो समझ जाता है दोनों लोगों में कोई तो कनेक्शन है। फाइलो मोरांज को यकीन दिलाता है उनका राज वो राज ही रखेगा, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं समय आ गया है वो सभी को बता दे, अब उन्हें अंजाम की कोई परवाह नहीं। फिर हम क्विल को देखते हैं, वही पग जो जोना का गार्ड था जिसे चांसलर ने नौकरी से निकाल दिया था। वो कल्ट के पास आता है जिन्होंने उसे फ्री खाना दिया था, उसे उनके साथ ज्वाइन होना था। दूसरी तरफ रुनियान वही बैठे बैठे सो गया था, लेकिन उठने पर वहाँ उसके कोबोल्ड नहीं थे। वो तुरंत पुलिस वाले से बात करता है। वो बताता है उसे कोबोल्ड रखने के लिए परमिट की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बक्से को कुछ देर पहले ही डिपोर्ट कर दिया गया
गया। रुनियान तुरंत उस जहाज के पास भागता है, लेकिन किनारे पर पहुंचने तक वो जहाज जा चुका था। रुनियान बहुत दुखी होता है क्योंकि वो कोबोल्ड उसकी रोजी रोटी से ज्यादा उसके दोस्त, उसका परिवार थे। दूसरी तरफ एजरा नाराज हो रहा था क्योंकि इसके बाद अब शहर में उनके घर की बातें होने लगेगी कि उन्होंने किसी पक को चाय पर बुलाया था, लेकिन ये अभी खत्म नहीं होगा क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए इमोजिन को एगरस के साथ कुछ और पब्लिक प्लेसेस पर जाना होगा। एजरा को लगता है अगर उनके पिता जिंदा होते तो ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता कि वो कितने गिर गए हैं, लेकिन उनके पिता जिंदा होते तो उन्हें ये करना ही नहीं पड़ता। इमोजिन एजरा को थैंक यू बोलती है उसकी बात मानने के लिए। दूसरी तरफ हम डॉक्टर मोरांज को देखते हैं। उन्हें लगता है उनके घर पर कोई है। जैसे ही वो जाकर देखते हैं उन पर हमला हो जाता है क्योंकि बाहर डार्क एशर आ गया था। मोरांज उससे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें मार देता है। फिर हम एक फ्लैशबैक में एक बच्चे को देखते हैं जिसके पर है और कोई उस बच्चे के पंख काट देता है। तभी फाइलो एकदम से जागता है क्योंकि फाइलो सपना देख रहा था जो उसके साथ सच में हुआ था। उसे ऐशलाइन की याद आती है। उसे याद आता है जब उसने ऐशलाइन का गाना सुना था, वो गाना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वो तुरंत वहाँ से निकलता है और सीधा ऐशलाइन के घर पहुँचता है और वहाँ उसका गाना प्ले करता है। तब उसे याद आता है ये गाना उसने बचपन में भी सुना है। बचपन में हर रात उसे ये गाना रात में सुनाई देता था क्योंकि एक फे औरत मतलब ऐशलाइन ये गाना उसके लिए गाती थी, लेकिन जब वो उठने वाला होता वो गायब हो जाती। उसने कई बार उसे जाते हुए देखा। फाइलो वहाँ दीवार पर लगे किसी बच्चे के पैरों और पंख के निशान देखकर रोने लगता है। क्या आपको समझ में आया? ऐशलाइन फाइलो की माँ है और वो पंख और किसी के नहीं बल्कि उसी के है। फाइलो तुरंत मुर्दा घर जाकर अपनी माँ के माथे को चूमता है। वो अपनी माँ से जीते जी मिल नहीं पाया और वो मिली भी तो पूरी छन्नी हुई लाश के रूप में। और यहाँ ये एपिसोड भी एंड होता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फाइलो और बाकी पुलिस वाले डॉक्टर मोरांज के घर आए हैं। उनकी लाश पूरी छन्नी हुई पड़ी थी, साथ ही उनका भी लीवर गायब था, ठीक पिछले 2 कत्ल की तरह। सीनियर फाइलो से पूछता है उसने पता लगाया कि मरने वालों में कोई संबंध था कि नहीं, लेकिन फाइलो झूठ बोलता है कि तीनों में कोई कनेक्शन नहीं था। डॉक्टर मोरांज एक अच्छे आदमी थे, लेकिन डॉम्बे बताता है अफवाहें थी कि डॉक्टर मोरांज क्रिच लोगों की सर्जरी करके उन्हें इंसानों जैसा दिखाते थे। तब फाइलो को समझ में आता है डॉक्टर मोरांज ने ही बचपन में उसके पंख काटे थे। इसका मतलब ये सभी कत्ल फाइलो से जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले उसकी माँ का कत्ल हुआ, उसके बाद उस मास्टर का कत्ल हुआ जिसने उसे पाला था, फिर उस डॉक्टर का कत्ल हुआ जिसने उसके पंख काटे थे। इसका मतलब डार्क एशर का मालिक और किसी नहीं बल्कि फाइलो को ही ढूंढ रहा है। फाइलो का सीनियर उसे जल्द से जल्द इन कत्लों में कोई लिंक ढूंढने कहता है। फिर हम चांसलर और जोना को देखते हैं। न्यूज़पेपर में सोफिया की तारीफ छपी थी। सोफिया ने चांसलर की मुसीबतें बढ़ा दी है। यह चांसलर बताते हैं जोना बचपन से अपने माँ के जैसा रहा है, लेकिन वो चाहती है जोना उनके जैसा बने। चांसलर से जोना को पता चलता है आज संसद में सेशन नहीं है क्योंकि आज लॉन्गरबेन को संसद में लाया गया है उसे श्रद्धांजलि देने के लिए, जहाँ सोफिया भी होगी। जोना वहाँ से संसद जाता है जहाँ सोफिया मौजूद थी और लोग उसे दिलासा दे रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हम डॉम्बे को देखते हैं। वो कांस्टेबल जो फाइलो के साथ रहता है, उसने उस गाड़ी का पता लगाया था जिसने डॉक्टर मोरांज को कल रात घर छोड़ा था। उसने बताया कि डॉक्टर मोरांज कल रात रॉ के ब्रोथल गए थे। ये सुनकर उनके सीनियर को यकीन नहीं होता। वो तुरंत उस कांस्टेबल को ब्रोथल जाकर छानबीन करने कहता है। उसके जाने के बाद डॉम्बे उसे फाइलो के खिलाफ भड़काता है कि फाइलो इस केस पर ध्यान नहीं दे रहा। फिर हम हताश और निराश रुनियान को देखते हैं जो बेमकसद शहर में भटक रहा था। उसके बगल से ही पक लोगों की कल्ट की परेड मातम करते हुए जा रही थी जिनमें क्विल भी शामिल था। फिर हम इमोजिन को देखते हैं। एगरस ने उसके लिए एक ड्रेस भिजवाई थी क्योंकि आज इमोजिन उसके साथ किसी ऑक्शन में जा रही है। वो ड्रेस इमोजिन को बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ एजरा आता है और उसे डॉक्टर मोरांज के मर्डर की खबर देता है क्योंकि डॉक्टर मोरांज उनके पिता के करीबी दोस्त थे। उन्हें समझ नहीं आता शहर में हो क्या रहा है। फिर हम पोर्शिया को देखते हैं। उसका एक किराएदार उसे घर में हो रही चीजें बंद करने कहता है। दरअसल उसे फाइलो और पोर्शिया के रिश्ते के बारे में पता चल गया है। वो उसे ये सब बंद करने कहता है वरना वो उसका कमरा छोड़ देगा, लेकिन पोर्शिया तुरंत उसका एडवांस वापस करके उसे भगा देती है। दूसरी तरफ संसद में सबके जाने के बाद सोफिया नाटक करते करते थक गई थी और वो जो भी बोल रही थी वो सब उसकी नौकरानी ने उसे लिख कर दिया था। वो यहाँ अपने बाप का मजाक बनाती है, लेकिन उसे पता नहीं था ऊपर से जोना उसे देख रहा था। वो उसे नीचे बुलाती है। यहाँ जोना को समझ में आ गया था वो अपनी पक नौकरानी से इतनी करीब है तो वो क्रिच लोगों से नफरत नहीं करती। सोफिया उसके सामने एक्सेप्ट करती है उसने जो भाषण संसद में दिया था वो झूठ था। अगर वो ऐसा नहीं कहती तो इतने बड़े बाप की अकेली वारिस होने के बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जोना ने अफवाहें सुनी थी कि लॉन्गरबेन ने उसे दुनिया से दूर अपने घर में बंद करके रखा था क्योंकि उसने बहुत परेशानी से जन्म लिया था और वो बहुत भोली भाली
वाली यक्कमक्ल है। वो बताती है उसके पैदा होते समय उसकी माँ मर गई थी, इसीलिए उसके बाप ने ओवर प्रोटेक्ट होकर उसे अपने घर में ही रखा। लेकिन वो भोली भाली यक्कमक्ल नहीं है। जोना उससे हमदर्दी दिखाता है क्योंकि उसका बचपन बहुत अकेलेपन में गुजरा है। वो बताती है उसका कोई दोस्त नहीं था, बस उसकी किताबें ही उसकी दोस्त थी। वो अपने घर में होने वाली सभी बातें सुनती थी। उसके घर में होने वाले अमीरों के सभी षड्यंत्र उसने सुने हैं और अब उसे लोगों के झूठ पकड़ने भी आते हैं। तब वो बताती है उसे पता है उसके बाप लॉन्गर बेन ने उसे किडनैप नहीं करवाया था। ये सुनकर जोना को शौक लगता है और उसे ये भी पता है, जोना जानता है उसका किडनैपर कौन है, लेकिन वो बता नहीं रहा। ये सुनकर जोना थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि सोफिया बहुत खतरनाक है। लेकिन सोफिया कहती है उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो दोनों शहर के सबसे अमीर और ताकतवर परिवार के वारिस है जिन्हें ओवर प्रोटेक्ट किया गया है। बस फर्क इतना है, सोफिया अपने माँ बाप से आजाद हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद तो जोना सोफिया से और इम्प्रेस हो गया था। दूसरी तरफ फाइलो जब घर आता है, वह पोर्शिया पहले से थी। फाइलो उसे अपनी जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ने कहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तब फाइलो उसे बताता है ये सभी मर्डर्स उससे कनेक्टेड है। पोर्शिया को उस मास्टर का तो समझ में आता है, लेकिन उस डॉक्टर का फाइलो से कनेक्शन समझ नहीं आता। तब फाइलो बताता है जब वो बच्चा था, एशलाइन मतलब वो फे औरत जो सबसे पहले मारी गई थी, वो उसे डॉक्टर मोरांज के पास ले गई थी क्योंकि वो उसकी माँ थी। पोर्शिया को कुछ समझ नहीं आता। तब फाइलो उसे बता देता है वो हाफ फे है और उसके पीठ के वो निशान उसके पंख काटने के हैं। ये सुनते ही पोर्शिया का एकदम से बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। वो फाइलो को तुरंत यहाँ से कमरा खाली करने बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर फाइलो को समझ में आता है पोर्शिया को सच बताकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ किसी रोड पर विनियट को एक एग्जीबिशन दिखाई देता है जहाँ फे का आना मना था, इसीलिए विनियट चुपके से उड़कर अंदर जाती है। जब वो अंदर जाकर देखती है वहाँ अननाउन के फे लोगों के कपड़े रखे हुए थे और अंदर जाने पर उसे दिखाई देता है वहाँ उस लाइब्रेरी की हूबहू नकल बनी हुई थी जहाँ की वो गार्ड हुआ करती थी और वहाँ वो किताब भी एग्जीबिशन में रखी थी जिसे फाइलो और विनियट ने साथ में पढ़ा था। इसका मतलब इंसानों ने फे का देश बर्बाद किया और फिर उनकी ही सभ्यता की चीजों की प्रदर्शनी लगाई जहाँ फे लोगों का ही आना मना था। ये देखकर विनियट को बहुत बुरा लगता है। उसे अपना देश, अपना घर याद आता है जिसे इंसानों ने अपनी लालच की वजह से बर्बाद कर दिया। ये देखकर मुझे हमारे देश का ब्रिटिश राज याद आता है। अंग्रेज हमारे देश आए, हमारे देश को ही लूटा, हमारे यहाँ महल बिल्डिंग्स बनवाई जहाँ हमारा ही जाना मना था। खैर फाइलो डारियस से मिलने जाता है जहाँ उसे पता चलता है डारियस बहुत पहले से जानता है वो हाफ फे है क्योंकि उसने बहुत पहले ही सूंघ लिया था। वो कहता है बस वो किसी और को ये बात ना बताए, लेकिन फाइलो बताता है उसने पोर्शिया को बता दिया। उसे लगा था वो उसे समझेगी, लेकिन डारियस को ऐसा नहीं लगता। फाइलो कहता है वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन अगर ये बात बाहर आ गई तो फाइलो तो बर्बाद होगा ही, साथ ही वो डारियस को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन लोगों ने फाइलो की वजह से ही डारियस को जिंदा रखा है। फिर हम उस मातम को देखते हैं जिसमें क्विल है। वह एक आदमी उनमें से एक को रोककर बेवजह ही मारने लगता है। क्विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका प्रीस्ट उसे किसी इनविजिबल गॉड का हवाला देकर कहता है ये उसी की मर्जी से हो रहा है और उसके दिमाग में जहर भरता है कि हर इंसान ऐसे ही होते हैं और इंसान उन्हें कभी नहीं अपनाएंगे। वो आदमी उस बेचारे पक को बेवजह ही मारता रहता है। दूसरी तरफ वो कांस्टेबल उस ब्रोथर में डॉक्टर मोरांज के बारे में तहकीकात करने जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है फाइलो पहले ही यहाँ उस मास्टर की पूछताछ करके जा चुका है, वो भी डॉक्टर मोरांज के मरने से पहले। ये बात वो अपने सीनियर को बताता है जहाँ डॉम्बे भी मौजूद था। वो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि फाइलो ने ये बात उन्हें बताई नहीं थी। वो कांस्टेबल कहता है फाइलो अभी थोड़ा खोया खोया रहता है क्योंकि वो मास्टर उसके पिता जैसे थे जिसका उसे सदमा लगा है। लेकिन डॉम्बे सवाल उठाता है फाइलो डॉक्टर मोरांज के बारे में क्यों पूछताछ कर रहा था, वो भी उसी रात जब उनका मर्डर हुआ। सीनियर उस कांस्टेबल से कहता है उसे और कुछ मालूम है तो बता दे। तब वो उन्हें डार्क एशर वाली बात बता देता है। जाहिर सी बात थी उन्हें यकीन नहीं आता। डॉम्बे तो ये सुनकर हंसने लगता है। सीनियर उन्हें फाइलो पर नजर रखने कहता है। तभी फाइलो अपना सामान लेकर स्टेशन में आता है। पूछने पर वो बताता है अब वो ऑफिस के नजदीक ही घर लेगा। फाइलो के जाने पर डॉम्बे उस कांस्टेबल को उसके पीछे भेजता है। दूसरी तरफ उस एग्जीबिशन में कुछ लोग आते हैं। तभी विनियट निकलती है और उन्हें डराकर वहाँ से भगा देती है। फिर हम उस विच को देखते हैं, वो कुछ काम कर रही होती है। तभी डार्क एशर आकर उसे मार देता है, लेकिन ये विजन था जो वो देख रही थी। उसके साथ पेटी भी मौजूद थी। वो बताती है वो बहुत जल्द मरने वाली है। ये सुनकर पेटी रोने लगती है क्योंकि वो उसके लिए गार्डियन जैसी थी, लेकिन वो बताती है बहुत जल्द डार्क एशर उसे मार देगा। वो यहाँ जोना के बारे में बात करने आई थी, लेकिन पेटी उसकी सुरक्षा बढ़ा देती है और खतरा टलने तक उसे यहाँ अपने साथ ही रहने कहती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले विनियट को पकड़कर बाहर लाते हैं और उसे गिरफ्तार कर
कर लेते हैं, वो भी खुद के देश की संपत्ति की रक्षा करने के लिए। कुछ ही देर बाद वहाँ इमोजिन और एग्रस आते हैं। वह सभी लोग उन्हें घूर रहे थे क्योंकि एक पग उनकी बराबरी कर रहा था। यहाँ इमोजिन थोड़ी घबराई हुई थी। तभी वहाँ वो लड़की और उसका हस्बैंड आते हैं जिन्हें इमोजिन ने घर बुलाया था। ये आदमी एग्रस और इमोजिन को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एग्रस उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। वो ये बताकर अपनी बड़ाई करने लगता है कि वो यहाँ एक पेंटिंग खरीदेगा जो 1 लाख की है, लेकिन एग्रस इस बात का भी उसे बखूबी जवाब देता है, जिसे सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस पेंटिंग की नीलामी शुरू होती है जो 1 लाख से शुरू होकर 2 लाख तक चली जाती है। वो आदमी 2 लाख की बोली लगाता है। ये देखकर वो लड़की इमोजिन की तरफ देखकर इतराने लगती है कि उसके हस्बैंड के पास कितना पैसा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एग्रस 3 लाख की बोली लगाता है, जिसे सुनकर सब शौक में थे और वो पेंटिंग एग्रस खरीद लेता है। इस समय उस लड़की की शक्ल देखने लायक होती है। बाद में सभी लोग उन्हें घूर रहे थे और कुछ लोग एग्रस की इज्जत भी कर रहे थे। इमोजिन पूछती है क्या उसे वो पेंटिंग इतनी पसंद आई, लेकिन एग्रस बताता है उसने 3 लाख उस पेंटिंग के लिए नहीं दिए, बल्कि वो उस आदमी को समझाना चाहता था कि वो उससे पेंटिंग छीन सकता है। यहाँ इमोजिन उससे कहती है वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था, और ना ही इमोजिन वैसी है जैसा एग्रस ने सोचा था। रॉ में वो लोग रुनियान का सामान चुरा रहे थे। फाइलो वही था और रुनियान वही बैठे बैठे सब देख रहा था। फाइलो उसके पास जाता है। रुनियान उसे अपने कोबोल्ट के बारे में बताता है। दरअसल फाइलो उसे ही ढूंढ रहा था क्योंकि उसे ऐशलाइन के अतीत के बारे में कुछ जानना है, क्योंकि उसे लगता है उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसका और बाकी कत्ल का उस बच्चे से कनेक्शन जरूर है। तब रुनियान बताता है कुछ साल पहले जब ऐशलाइन का करियर पीक पर था, तब वो अचानक बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि शायद उसे कोई मिल गया था। फिर कुछ महीनों बाद उसने अपने सारे शो कैंसिल कर दिए और कुछ महीनों के लिए गायब हो गई, और जब वो वापस आई तो उदास रहने लगी। रुनियान ने कभी उससे पूछा नहीं, मगर उसे लगता है वो बच्चे को जन्म देने गई थी। ऐशलाइन ने उस बच्चे के लिए एक गाना भी लिखा था जो रुनियान गाने लगता है। ये गाना फाइलो को भी याद था। फाइलो उससे पूछता है उसे पता है ऐशलाइन उस बच्चे को जन्म देने कहाँ गई थी। तब रुनियान बताता है उसकी एक दोस्त ने मदद करी थी, क्योंकि उस वक्त इंसानों और फे में दोस्ती होना आम बात थी, और वो आदमी बर्ग शहर का सबसे बढ़िया वॉचमेकर था। ये बताकर रुनियान चला जाता है, लेकिन उस कांस्टेबल ने फाइलो पर नजर रखी हुई थी। दूसरी तरफ डॉम्बे पोर्शिया के घर जाता है। उसे जानना था फाइलो ने घर खाली क्यों कर दिया, और बेवकूफ पोर्शिया उसे सब कुछ बता देती है। वो जाकर सीधा ये बात अपने सीनियर को बताता है। ये सुनकर उसे लगता है फाइलो उन्हें इंसान बनकर शुरुआत से धोखा दे रहा था, लेकिन इतना ही नहीं, डॉम्बे उन मर्डर्स का इल्जाम भी फाइलो पर ही डालता है, क्योंकि वो सिंगर ऐशलाइन उसकी माँ थी। मतलब वो मास्टर और डॉक्टर मोरांज उसकी असलियत जानते थे, इसीलिए अपना राज छुपाए रखने उसने उन दोनों को मार दिया और डार्क एशर वाली झूठी कहानी बनाई। वो तुरंत फाइलो को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है। सभी पुलिस वाले उसे पकड़ने निकलते हैं। फाइलो सीधा इमोजिन के घर जाता है, क्योंकि बर्ग शहर के सबसे मशहूर वॉचमेकर उसके पिता थे, लेकिन अभी दोनों घर पर नहीं थे। तो फाइलो उस नौकरानी से बात करता है, क्योंकि वो कई सालों से इस घर में काम कर रही है। वो बताती है इमोजिन के पिता बहुत अच्छे आदमी थे। ऐशलाइन की डिलीवरी तक उन्होंने उसे यही रखा। साथ ही एक डॉक्टर को भी उसकी देखभाल के लिए अपॉइंट किया। वो डॉक्टर मोरांज थे। जन्म के बाद डॉक्टर मोरांज उस बच्चे को लेकर चले गए। फाइलो उससे उस बच्चे मतलब खुद के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं था उस बच्चे का बाप कौन था। लेकिन ऐशलाइन उससे बहुत डरती थी। वो बताती है उस बच्चे के पंख बहुत कमजोर थे और पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि हाफ ब्लड ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचते। तभी वहाँ डॉम्बे आता है और 3 मर्डर्स के इल्जाम में फाइलो को गिरफ्तार करता है। उसे गिरफ्तार करके डॉम्बे बहुत खुश होता है। जाते जाते फाइलो उस नौकरानी से कहता है अब उसे उस बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाहर लाकर डॉम्बे फाइलो को क्रीज बोलकर बहुत मारता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यहाँ ये एपिसोड भी एंड होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो इस सीरीज को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होने जैसा है, तो बने रहिए इस सीरीज के साथ, क्योंकि अभी बहुत से सस्पेंस रिवील होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली बार इसके अगले एपिसोड के साथ। पीस आउट।